मैं सुलता महाराणा। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल SM एजुकेशन द एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। आज हम MST 9 कहानी स्वरूप और विकास अध्याय 1 कहानी के सिद्धांत और स्वरूप के एक प्रश्न की ओर चलते हैं। जो प्रश्न है, गद्य विधाओं का सामान्य परिचय देते हुए इसका वर्गीकरण कीजिए अथवा गद्य विधाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। इसे हमने प्रश्न 16 की ओर 16 नंबर दिया है, तो इसके उत्तर की ओर चलते हैं। प्रश्न है, गद्य विधाओं का सामान्य परिचय देते हुए इसका वर्गीकरण कीजिए। तो यहाँ पर हमें गद्य की विभिन्न विधाओं का परिचय देना है। तो गद्य की विभिन्न जो विधाएं हैं वो क्या क्या है जानेंगे और उसको एक एक करके समझेंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। गद्य की विभिन्न विधा जो है उसमें आएंगे आपके उपन्यास, फिर कहानी, नाटक, रेखाचित्र और आत्मकथा, और उसके बाद आपके फीचर्स, ललित निबंध और और रिपोर्टाज, ये सब आएंगे। तो ये बहुत लंबा प्रश्न हो जाएगा, जो कि शायद एक 30 मिनट का हो सकता है, इसीलिए इसे हमने पार्ट कर दिया है। तो चलते हैं। साहित्य का फलक अत्यधिक विस्तृत है। साहित्य का जो फलक है अत्यधिक विस्तृत है, बहुत ही विस्तृत है। साहित्य के उपयुक्त और विषयाधारित अध्ययन के लिए काव्य शास्त्रीय आलोचनाओं समालोचनाओं से निर्मित आलोचना शास्त्र के माध्यम से उसका वर्गीकरण परंपरागत रूप से होता आया है। यानी जो साहित्य के उपयुक्त और विषयाधारित अध्ययन के लिए, साहित्य का अगर उपयुक्त लेंगे और विषय को लेकर विषयाधारित अध्ययन को लेकर काव्य शास्त्र और आलोचना या उसके समालोचनाएं से निर्मित आलोचना शास्त्र के माध्यम से उसका वर्गीकरण परंपरागत रूप से होता आया है। जो उसका जो वर्गीकरण है किस किस को लेकर हुआ है? साहित्य के विभिन्न अध्ययन, काव्य शास्त्र या आलोचनाएं और समालोचनाएं और आलोचना शास्त्र को लेकर हुआ है। संस्कृत काव्य शास्त्र में श्रव्य काव्य, दृश्य काव्य, महाकाव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, रूपक और उसके अनेक भेद, गद्य काव्य, चंपू काव्य आदि इसके उदाहरण हैं। यानी संस्कृत काव्य शास्त्र में जो विभिन्न उदाहरण हैं, ये क्या क्या याद रखिए। एक है श्रव्य काव्य, यानी जो सुन पाएंगे। दृश्य काव्य जो देख पाएंगे। महाकाव्य बहुत बड़ा काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य, रूपक और उसके अनेक भेद, गद्य काव्य, चंपू काव्य आदि उसके उदाहरण हैं। अंग्रेजी में भी साहित्य के एपिक, लिरिक, ड्रामा, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी आदि विभाजन किए गए हैं। जो अंग्रेजी में भी साहित्य को इसे एपिक, लिरिक और ड्रामा, नॉवेल, शॉर्ट स्टोरी इस तरह से विभाजन किया गया है। कतिपय आधुनिक आलोचक और रचनाकार इस विभाजन को अनावश्यक मानने लगे। यानी कुछ आधुनिक आलोचक है इस प्रकार के विभाजन को वो अनावश्यक, यानी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे कोई दरकार नहीं है, ऐसे सोचने लगे। उनके अनुसार साहित्य को उसकी समग्रता में ही समझने का प्रयास करना चाहिए। उसकी समग्रता को ही समझने का प्रयास करना चाहिए, ना कि उसे अलग अलग खंडों में बांटकर। ओके, तो साहित्य को जो है उसकी समग्रता में ही समझना चाहिए, उसको खंड खंड बांटकर उससे समझना नहीं चाहिए। उनका मानना है कि श्रेष्ठ रचनाकार विधाओं की मिश्रण उनके बीच परस्पर आवाज ही में विश्वास करते हैं, ना कि साहित्य को खंडों में विभाजन करके रचना में प्रवृत्त होता है। कतिपय रचनाकारों ने तो इस वर्गीकरण का दृढ़तापूर्वक विरोध भी किया है, पर वास्तविकता यह है कि उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, ललित निबंध आदि गद्य विधाओं में अंतर है। जो हिंदी के कुछ गद्य विधा है, यहाँ पर आ जाता है उपन्यास, कहानी, नाटक, रेखाचित्र, संस्मरण, ललित निबंध आदि विधाएं हैं।
यह अवश्य है कि कुछ प्रतिभाशाली लेखक विधाओं के इस भेद को स्वीकार नहीं करते और उनका रचनात्मक स्तर पर कुशल सम्मिश्रण करते हैं, पर इस सम्मिश्रण का भी अनुशंस करने के लिए विधाओं की अलग अलग पहचान जरूरी होती है। विधाओं में एक दूसरे के क्षेत्र में आवाजाही का कौशल समझने में नहीं आ सकता है। उस तरह से हम चलते हैं कि उपन्यास क्या होता है। उपन्यास जो है उपन्यास शब्द के अर्थ में विविधता है, क्योंकि उसके निहित अर्थ में सदैव परिवर्तन होता रहा है। उपन्यास में क्या है कि उसमें कुछ विविधता है, भिन्नता है, क्योंकि उसमें उसके निहित अर्थ में सदैव परिवर्तन होता रहता है। मोटे तौर पर उपन्यास उस अपेक्षाकृत बड़े आकार की रचना को कहा जाता है जो गद्य में रचित होती है, जिसमें एक कल्पना प्रसूत पर यथार्थ संसार होता है और जो नवीन होती है, यानी जो उपन्यास है वो बहुत विराट होता है, बड़ा होता है, उसे गद्य रूप में रचा जाता है और उसमें कल्पनाएं होती हैं और उस कल्पना को लेकर एक उसे नवीन रूप दिया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि उपन्यास जैसे सतत विकासमान विधा को इस स्थूल परिभाषा में समेटा नहीं जा सकता है। यानी उपन्यास जो है वो जो सतत विकासमान विधा, एक बहुत विकासमय विधा है, उसे हम छोटी सी परिभाषा में समेट नहीं सकते हैं। पहचान की दृष्टि से भी इसकी सीमाएं स्पष्ट है। इसके आकार की कोई सर्वमान्य सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। उपन्यास जो है महाकाय है, विराट है, तो उसे हम किसी निर्धारित समय तक सीमा तक उसे बांध नहीं सकते हैं। इसका अधिकतम आकार तो कुछ भी हो सकता है। निम्नतम आकार सीमा के बारे में भी कोई सुनिश्चित शब्द संख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है। E.M. फोस्टरट ने उपन्यास की निम्नतम आकार सीमा 50,000 शब्द मानने का सुझाव दिया है, पर यह मानना योग्य सुझाव भर ही है। ये बस सुझाव भर ही है, इसे माना नहीं जा सकता है। ये किसने कहा था? E.M. फोस्टर ने कहा था। जेबी पिस्टले के विचार में उपन्यास काल्पनिक पात्र और घटनाओं से लेस गद्य कथा है। इसमें जीवन का एक बड़ा दर्पण कहा जा सकता है। इसे जीवन का एक बड़ा दर्पण कहा जा सकता है। उपन्यास आधुनिक जीवन की यथार्थ को बहुत निकटता से पहचानने और उपस्थित करने वाली विधा होती है। जो उपन्यास है, आधुनिक जीवन के यथार्थ को बहुत ही नज़दीक से पहचानना, उसे उपस्थित करना एक विधा होती है। उपन्यास स्वीकृत रूप में एक गद्य विधा है, पर कुछ लेखक इसे भी चुनौती देते देखते हैं। उपन्यास की कथा काल्पनिक होती है, लेकिन वह जीवन के यथार्थ की ही कथा होती है। इसके पात्र जीवंत और यथार्थ होते हैं। घटनाएं हमारे जीवन के बीच की होती हैं और उनमें एक तार्किक संगीत होती है, अर्थात किसी घटना के घटित होने का कारण एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि उपन्यास की कथा काल्पनिक होती है, लेकिन वह जीवन के यथार्थ की ही कथा होती है। काल्पनिक होती है, लेकिन वो जीवन से ही जुड़ी होती है। उसके पात्र जीवंत और यथार्थ दोनों होते हैं। घटनाएं जो है हमारे जीवन के बीच की होती है, माने मनुष्य के जीवन के बीच की ही घटनाएं उसमें आती हैं। उनमें तार्किक संगीत होती हैं, अर्थात किसी घटना के घटित होने के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर आज उपन्यास के बारे में जाना। तो इसी का दूसरा जो पार्ट है, प्रश्न 17 जो है, उसमें हम कहानी, नाटक, रेखाचित्र, आत्मकथा आदियों के बारे में जानेंगे। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। समझिए, पहले वाली वीडियो मेरी बहुत ही पुराने थे और इतनी स्पष्ट नहीं है, आवाज़ भी क्लियर नहीं है और दिखाई भी नहीं देते, लेकिन मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रही हूँ कि आपके पास अच्छा पहुँच पाए। तो इसे देखिए, समझिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।